हाय फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट बहुत आगे जा चुका है। सेंसेक्स 80,000 टच कर चुका है। तो क्या सारे स्टॉक्स महंगे हो गए हैं? क्या इस बढ़ते हुए मार्केट में भी कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं जो सस्ते दाम पे यानी 500 रुपए से कम में अवेलेबल है? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल दोस्तों, ऐसा ही है। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो 500 रुपए से कम की कीमत में मौजूद है और जिनमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ की एक प्रोबेबिलिटी भी काफी हाई है। तो चलिए देखते हैं वो कौन से दोनों स्टॉक्स हैं, एनालिसिस करते हैं टेक्निकली, फंडामेंटली, और आपके लिए वो लॉन्ग टर्म में कैसी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। सब कुछ इसी वीडियो में जानने को मिलेगा आपको, और वीडियो के लास्ट तक आप साफ तौर पे जान जाएंगे कि क्या वो स्टॉक्स आपके लायक, आपके स्टॉक में पोर्टफोलियो में रखने आपको चाहिए या फिर आपके लिए नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बेस्ड है, इसलिए वीडियो पूरा देखिए, कुछ नया सीखिए, समझदार इन्वेस्टर बनिए। स्टार्ट करते हैं सागरनोमिक्स। वीडियो में आगे बढ़े और खो जाएं उससे पहले जरूरी है कि आप इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। लाइक बटन है ना नीचे, अभी से दबा दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे वीडियो खत्म होते ही। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो जाए। और पहला स्टॉक देखते हैं अब आपके स्क्रीन पर, ये रहा HBL पावर सिस्टम। अब इसके बारे में ना हमने वैसे तो बहुत सारी बात की है कि ये कंपनी, इस पे मेरा एनालिसिस भी आपको कई वीडियोस मिल जाएंगे, आप जाके देख लीजिएगा। ये बेसिकली कंपनी क्यों इंपॉर्टेंट और करती क्या है। तो पहले तो ये देखिए कि 500 रुपए की प्राइस में है, डन, वो मैंने बोला था। 13,000 करोड़ की मार्केट कैप है, कंपनी छोटी मतलब अच्छी साइज की है, मीडियम साइज की है। 46 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। लेकिन हम सबसे पहले एक बार बात ये कर लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो देखिए, कंपनी फिलहाल जो आपके सामने है दोस्तों, ये आपने जो ट्रेन्स, इंडिया की जो ट्रेन्स है ना, रेलवे सेक्टर, आपको पता है IRFC, RVNL सब ग्रोइंग है, ठीक है। तीतागढ़ हो गई है आपकी, IRCTC पिछले काफी समय में बहुत तेजी से दौड़े हैं। लेकिन HBL पावर सिस्टम को दौड़ने का मौका अभी तक इतना तेज नहीं मिला था, और इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब ये करती क्या है कंपनी दोस्तों, ट्रेन्स के लिए जो प्रोजेक्ट्स है ना, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, जैसे TCAS, ये क्या होता है, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, ट्रेनों के टकराने से को रोकने वाला सिस्टम। साथ में आपने सुना होगा कवच वही चीज है जिसको TCAS बोलते हैं, कि ये एक ही रूट पे आने वाली अलग अलग ट्रेन जो है उनको टकराने से बचाता है। हालांकि इस टेक्नोलॉजी पर पिछले कुछ टाइम में क्वेश्चंस भी उठे हैं, क्योंकि अभी हाल ही देखा आपने, कुछ टाइम पहले ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, उससे कुछ टाइम पहले भी ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। तो ये क्वेश्चन उठता है कि भाई इफेक्टिविटी कवच की कहाँ गई। तो हालांकि इसमें अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेलवे मिनिस्ट्री और HBL पावर सिस्टम जैसी कंपनियां मिलकर के इसको इंप्रूव करती है। देखो, कोई टेक्नोलॉजी नई डेवलप होती है तो उसको इंप्रूव होने में टाइम लगता है, पर जैसे जैसे ये रोबस्ट होती जाएगी टेक्नोलॉजी, तो कंपनीज में जिनके प्राइस बढ़ेंगे, HBL पावर सिस्टम भी उसमें शामिल होने के पूरे चांसेस हैं। तो अब आप ये समझ गए कि ये करती क्या है। ये डिफेंस में भी इनका एक योगदान है, और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये बैटरीज बनाती है। बैटरीज जो है आज की तारीख में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, चाहे वो EV ले लीजिए आप, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, या फिर रेलवे ले लीजिए आप, सोलर इंडस्ट्री ले लीजिए, विंड इंडस्ट्री ले लीजिए। बैटरीज, खासतौर पे लेड एसिड बैटरीज जो होती है उनका, और लिथियम आयन बैटरीज का बहुत बड़ा रोल है। और ये कंपनी बैटरीज में स्पेशलाइजेशन करती है, ठीक है। ये कई तरीके की बैटरीज बनाती है, ट्यूबुलर जेट बैटरीज बनाती है, प्योर लेड थिन प्लेट बैटरीज, अरे वही जो पहले लेड एसिड बैटरी बनती थी ना, वो बहुत भारी भरकम उठाई नहीं जाती थी, अभी भी लगती है कार्स वगैरह में। तो ये है। रेवेन्यू कहां से आता है? 92% सेल ऑफ प्रोडक्ट से आता है, ठीक है। और बाकी का 8% जो है सर्विसेज से आता है, सेल एंड सर्विसेज जो भी होती है, कई छोटे मोटे जो सपोर्ट के काम होते हैं उनसे, ठीक है। तो ये तो इसका बैकग्राउंड रहा। अब आप देखें तो इसमें आप देख सकते हैं प्राइस टू अर्निंग 46 है, और पित्रोस की स्कोर 7 है, जो कि काफी अच्छा है। इंडस्ट्री से अभी भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्राइस पर मिल रही है ये कंपनी, क्योंकि हल्का सा आप देखिए 46 से इंडस्ट्री 36 पे ट्रेड कर रही है, बट ज्यादा इशू नहीं है। हाँ, हालांकि अगर आप पैग रेशियो देखें तो अंडर वैल्यूड है साफ तौर पे, और ये अंडर वैल्यूड इसलिए है क्योंकि ये कहीं ना कहीं कहते हैं इन्वेस्टर्स की नजर उतनी ज्यादा इस पर अभी नहीं पड़ी है जितनी पहले पड़ रही थी। और क्या इसको आने वाले टाइम में फायदा मिलेगा? अब इसके लिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं जो आपको पता होनी चाहिए, वो ये है। आप ये देखेंगे, अपना अगर इंडस्ट्री पे नजर रख रहे हैं तो आपको पता होगा कि जैसे जैसे हम लोग आगे इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो क्या होता है ना, देखिए इंडस्ट्री के ना 3 साइकिल्स होते हैं। पहला साइकिल होता है, वो होता है आपका जहां पर कि इंडस्ट्रियल साइकिल होता है, ठीक है।
इंडस्ट्रियल साइकिल जो होता है उसके बाद में, मतलब मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, इंडस्ट्रियल साइकिल और फिर होता है आपका सर्विसेज साइकिल। हमने क्या किया है कि मतलब मैं अगर आपको सीधे शब्दों में कहूं तो आप तो मटेरियल से शुरू करिए। मटेरियल साइकिल जिसमें कंट्रीज जो होती है वो अपने खनिज पदार्थों को बाहर बेचती है, एक्सपोर्ट करती है। फिर आता है इंडस्ट्रियल साइकिल जिसमें कि बड़ी बड़ी मशीनरी उद्योग लगते हैं, जैसे कि यूएसए में हुआ, जैसे कि जापान में हुआ। और तीसरे नंबर पे आती है सर्विस साइकिल। और ये तीनों सीक्वेंस में चलती है। हमारे देश के अंदर एक जो समस्या रही वो क्या रही कि हम लोग मटेरियल के बाद सीधा शिफ्ट कर गए सर्विसेज पे, क्योंकि जब 2000 में Y2K बूम आया था, वो इश्यू आया था, तब उस टाइम पर हमारी आईटी इंडस्ट्री एकदम से हाईलाइट हुई। तो हम मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री का जो इरा था ना, उसको हम बाईपास करके आए। और अब अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट और पूरी इकोनॉमी जो है उसकी कोशिश ये है, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जाए। तो आने वाले दिनों में आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा फोकस रहेगा एज कंपेयर टू सर्विसेज से। सर्विसेज तो पहले से ही ग्रो कर चुकी है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग मिसिंग है हमारी इंडस्ट्री से। मतलब ये ऐसे ही हुआ कि आप पहली सीढ़ी के बाद में सीधा तीसरी सीढ़ी में चले गए और फिर आपको लगा कि अरे सेकंड सीढ़ी तो मिस हो गई है, तो आप वापस उतर के सेकंड सीढ़ी पे पैर रख करके अब थर्ड पे जाना चाहते हो। तो आप समझ गए। इसीलिए अब आपको दिखेगा बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की जो कंपनीज है वो आपको ग्रो करती हुई नजर आएगी। गवर्नमेंट की जो पीएलआई स्कीम है ना, जिसमें वो ईवी बनाने वाली, ये जो आपकी मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कंपनीज को, इनको एक्स्ट्रा एडिशनल इंसेंटिव्स देती है, वो भी इसी का एक एग्जांपल है। चलिए तो हम बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में एचबीएल सिस्टम बिल्कुल है। इसके कंपटीशन में कौन है? संवर्धन मदरसन है जो ग्रो करती आई है, उनो मिंडा है, बॉश है, एक्साइड है, सोना है और मदरसन वायरिंग है, ये सारी है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो ये सारी कंपनीज ही मैन्युफैक्चरिंग में है, जिसकी की ग्रोथ आने वाले समय में आपको देखने को अच्छी मिल सकती है। अगर आप बात करें कंपनी की तो क्वार्टरली रिजल्ट्स, हालांकि नेक्स्ट क्वार्टर के लिए भी मैं चाहता हूं इस पर एक वीडियो बना दें। अगर आप चाहते हैं इस पर दोबारा वीडियो बनाएं तो कमेंट में जरूर बताएं मुझे। बट कंटिन्यूसली 300 करोड़ से लेकर के ये 600 करोड़ पे आ गई है पिछले 3 साल में। प्रॉफिट की बात करें तो ये 10 करोड़ से लेकर के 79-80 करोड़ के आसपास में। अब आप ये देखो, अच्छी कंपनी कैसे पहचानते हैं? वो ऐसे पहचानते हैं कि भाई साहब जहां सेल्स बढ़ी है सिर्फ 2 टाइम्स, यही हुआ ना, वहां पर प्रॉफिट कितना बढ़ गया है? 8 टाइम्स। यानी कि कंपनी हर साल हर क्वार्टर में ज्यादा मुनाफा कमाती हुई नजर आ रही है। सो दैट मेक्स द कंपनी क्वाइट प्रॉफिटेबल, और उसका नतीजा आपको ईपीएस में भी नजर आएगा। देखो कहां तो अर्निंग पर शेयर 1 से नीचे था और कहां अर्निंग पर शेयर 10 से ऊपर हो गया है, 10 टाइम्स ईपीएस। अब अगर प्राइस टू अर्निंग, प्राइस इसकी 10 टाइम्स बढ़ गई तब तो है सही, अगर प्राइस इसकी 10 टाइम्स से कम है तो ये पी हो जाता है इसका लेस देन जो आपका पहले इंडस्ट्री पी है वो, और उस केस में ये बन जाती है अंडर वैल्यूड। ठीक है, अब ये सारी टेक्नोलॉजी, सारी टर्म्स आप अगर सचमुच में समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, सो दोस्तों उस केस में आपके लिए मैं यही कहूंगा कि एक हम लोग लाइव सेशंस का कंडक्ट करवाते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप लिंक क्लिक करके लाइव सेशन नेक्स्ट जो भी है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां मैं आपसे स्टॉक्स का एनालिसिस और बेस्ट स्टॉक्स को फटाफट से 10 मिनट में कैसे पता किया जाता है, वो बुलियन टेक्नोलॉजी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो आपका स्वागत है, क्लिक द लिंक बिलो एंड ज्वाइन द वर्कशॉप। और अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा खुद एनालिसिस सीखना चाहते हैं, उसका भी लिंक मैंने दे रखा है। एक छोटा सा 30 मिनट का कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए है। लाइव सेशन का एक छोटा सा टोकन अमाउंट है, तो वो सिर्फ लेकिन इसलिए ताकि हर कोई ना आ जाए, सिर्फ सीरियस इन्वेस्टर्स वहां पे आए। ठीक है, तो लिमिटेड सेट सीट से आप बुक कर सकते हैं। मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है कि आपको जो आपके हजारों क्वेश्चंस आते हैं ना, सर इसका बता दो, फलानी इंडस्ट्री का बता दो, इस कंपनी का बता दो, सबके एनालिसिस मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, आप समझ सकते हैं। तो मैं आपको वो टेक्निक सिखा देना चाहता हूं जिससे कि आप एनालिसिस खुद करना सीख जाएं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक द लिंक बिलो एंड ज्वाइन द नेक्स्ट वर्कशॉप। कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम बात कर रहे हैं एचबीएल सिस्टम की। तो यहां पर ना ये अंडर वैल्यूड है खासतौर पर, और अगर आप देखेंगे तो इसके और नंबर्स पे नजर डालें तो ये देखिए, आप जो सेल्स साइकिल जो है, कैश कन्वर्जन साइकिल है इसका, ये देखिए ये कभी 196 था और अब ये कहां हो गया 158। तो ये स्लो, मतलब ये कम होने का मतलब है कि कंपनी ज्यादा एफिशिएंसी से काम कर रही है और इसका पैसा वापस से जल्दी रिकवर हो रहा है। देखिए एफआईआईज ने 10% लगाया था, अब उन्होंने बेच बाज करके इसमें सिर्फ 4.5% रखा हुआ है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट बुकिंग का भी काफी मौका मिला है लोगों को, काफी पैसा बनाया है इसमें पिछले कुछ टाइम के अंदर। ठीक है, और यहां पर डीआईएस ने भी 9% से घटा करके 0.6%, यानी कि सारे लोग प्रॉफिट बुक करके निकल गए, और इसी वजह से इनकी सेल करने की
वजह से कंपनी का स्टॉक जो है वो थोड़ा सा अंडर प्रेशर आपको दिखा है। फिलहाल हम बात करते हैं दोस्तों इसके टेक्निकल्स की, तो जरा चलते हैं। ये दोस्तों आपके स्क्रीन पर इसका टेक्निकल चार्ट है और आप देख सकते हैं कंपनी ने मंथली चार्ट के ऊपर काफी लंबा रन अप दिया है और अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो यहां थोड़ा सा आपको कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आएगा। तो रेंज बाउंड है, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं आप तो आप ये देख सकते हैं कि आपको करीब करीब 430 के आसपास में इसका एक सपोर्ट लेवल मिलेगा और रेजिस्टेंस लेवल मिलेगा 560 पे, जो शॉर्ट टर्म है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो फिर आपको करीब करीब 700 के लेवल इसको आसानी से देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल बिल्कुल बीच में चल रहा है और एक अच्छी न्यूज का इंतजार कर रहा है ये स्टॉक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक पे बात करते हैं और वो आपके लिए बड़ा ही जबरदस्त स्टॉक रहेगा और मैं तो उसको कहूंगा कि अभी आपने जो इंडिया का जो मैच देखा था वर्ल्ड कप फाइनल, और आपने देखा कि कैसे 15-16 ओवर तक तो हमारे हाथ में कुछ था ही नहीं। हम सोच रहे थे हम तो खत्म हो गए, मतलब ये तो टीम तो हम लोग हार जाएंगे ये वाला मैच तो, लेकिन फिर आपने देखा एकदम से हार्दिक पांड्या आया, उन्होंने एक साउथ अफ्रीकन जो बैट्समैन थे उनको आउट किया, उसके बाद में सूर्या का कैच और जबरदस्त तरीके से मार्केट पूरी तरह इंडिया ने जीत लिया, उसने मैच को इंडिया ने जीत लिया। सेम कंडीशन दूसरे स्टॉक की है जिसका नाम है आपके स्क्रीन पर यहां पर BPCL। अब ये मैंने आपके लिए क्यों लिया है पहले तो ये बताता हूं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अब इसकी ना छोटी सी कहानी सुनिए आगे बढ़ने से पहले। कहानी इसकी छोटी सी ये है कि दोस्तों हरदीप पुरी जी जो पेट्रोलियम मिनिस्टर रहे कुछ टाइम पहले, उन्होंने ये कहा कि ये 2-3 साल पहले तक हम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया BPCL को बेचने वाली थी। कुछ वर्षों पहले कंडीशन ये थी कि भाई जैसे BSNL का हाल था, जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का बाकी महानगर टेलीकॉम लिमिटेड और जो भी थी उन सब में ना ढीला रवैया होता था, प्रॉफिट बनता नहीं था, सेल्स आती नहीं थी, प्रोजेक्ट्स डिले होते थे। तो यही BPCL भी एक लॉस मेकिंग एंटिटी के तौर पे गवर्नमेंट देख रही थी और गवर्नमेंट ने कहा भाई अब इसको रखने का क्या फायदा है। मतलब ये 4-5 साल पहले की बात है, 2-3-4 साल पहले की। लेकिन नई गवर्नमेंट ने और नए जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उन्होंने आकर के इतना रिवाइवल किया इस कंपनी का कि आज ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और गवर्नमेंट को इसे बेचने से जो फायदा होता उससे ज्यादा फायदा गवर्नमेंट इसको अपने पास रख के इससे डिविडेंड लेकर के कमा रही है। आप समझ गए, कंपनी भी गवर्नमेंट के पास है और इससे मिलने वाला डिविडेंड भी गवर्नमेंट के पास है। तो आप ये सोचिए कि आपके पास अगर कोई खराब मशीन पड़ी है तो आप उसको सस्ते में बेचने की बजाय उसके पुर्जों को सही करके ऑयल दे करके उसको एकदम ओके करके खुद काम में भी लें और आपको सस्ती भी पड़ेगी। सेम केस BPCL का है। नंबर्स पे बात करते हैं तो BPCL 305 रुपए, अगेन 500 रुपए से कम का स्टॉक है। अच्छा, खास बात ये दोस्तों इसमें कि ये कंपनी सिर्फ पेट्रोल में ही नहीं है, ये लोग चार्जिंग स्टेशंस भी लगा रहे हैं पूरी दुनिया में, मतलब पूरे इंडिया में। तो जहां जहां पेट्रोल पंप है ये लोग प्लान कर रहे हैं कि जो EV की चार्जिंग है वो भी इनके वहां पर पेट्रोल पंप्स पे वो सुविधा दी जा सके। तो आप समझ रहे हैं, आम के आम गुठलियों के दाम, दैट मीन्स अनदर प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी विदाउट स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी इन लैंड एक्विजिशन एंड क्रिएटिंग ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर। गॉट इट। चलिए 1,32,000 करोड़ की मार्केट कैप है और 305 रुपए का स्टॉक है, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 3% से ज्यादा का डिविडेंड यील्ड है और डिविडेंड पे आउट दिया है 16% का, विच इज काफी इंप्रेसिव। और इंडस्ट्री का पी 8 है और इस स्टॉक का पी तो है ही नहीं भाई साहब, प्राइस टू अर्निंग रेशियो बिलो 5 है इसका। मतलब ये मैं कहूंगा डीपली अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड ही नहीं है ये, बल्कि ये डीपली अंडर वैल्यूड है, DUV। ठीक है, पैग रेशियो सही है इसका 0.17, ये भी यही बता रहा है कि भाई ये लेस देन 1 है और काफी डीपली अंडर वैल्यूड है। पिथरोस की स्कोर 8 है, कंपनी की कोई समस्या नहीं है, कंपनी मजबूत कंपनियों में से एक है। और पेट्रोलियम ना आने वाले कुछ सालों तक तो रहने वाला है, आप 5-7 साल 10 साल तक तो EV को कैचअप करने में टाइम लगेगा, इसलिए तब तक पेट्रोलियम की डिमांड रहने वाली है और तब तक यही कंपनी और बाकी जो IOC HPCL है वो भी EV का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है ताकि इनके पेट्रोल की अगर डिमांड कम हो तो EV की चार्जिंग से पैसा ये कमा सके। तो एक कंपनी कहीं मार्केट से आउट होने वाले नहीं लग रही है। ठीक है, चलिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम लोग देखें इसमें, तो यहां आप देख सकते हैं कि ये करीब करीब सेल्स 2,42,000 से 4 लाख से ऊपर चली गई है। प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 3% से बढ़ा के, पहले देखो कंपनी ने क्या कर दिया, 2% प्रॉफिट मार्जिन था, अब ये रिसेंटली कितना कर लिया इन्होंने, 10%। मतलब प्रॉफिट मार्जिन यानी मुनाफा कमाना 5 गुना कर दिया इन्होंने। और आपने देखा ही है ना कौन कौन से राहुल द्रविड़ साहब ऐड करते हैं इनका, पता है आपको।
और ये ऐड तो आपने देखे होंगे, मैक लुब्रिकेंट के ऐड। ये बीपीसीएल का प्रोडक्ट है मैक लुब्रिकेंट। कौन ऐड कर रहा है? राहुल द्रविड़ साहब, जो इंडिया के कोच अभी अभी जस्ट इन्होंने उससे आगे मूव किया है। सो देखिए कंपनी ने प्रॉफिट कैसे बढ़ाया, क्योंकि कंपनी क्या कर रही है, वो इन्वेस्ट कर रही है अपनी एडवर्टाइजिंग में भी, अपनी मार्केटिंग में भी, और इसी वजह से कंपनी ग्रो करती हुई आपको नजर आ रही है। और कंटिन्यूसली डिविडेंड भी दे रही है कंपनी। अर्निंग पर शेयर 4 रुपए का था पहले कभी, और अभी इसको इन्होंने बीच में हालांकि कुछ चेंजेस वगैरह हुए, अभी ये 61 शो कर रहा है। हालांकि आपको प्राइमा फेसी नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसमें और भी अकाउंटिंग की चीजें होती है, बट फिर भी कंपनी प्रॉफिटेबल ग्रोथ पे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, इसी वजह से इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कहां पर 12% एफआईआईज थे, अब ये 16% एफआईआईज हो गए। डीआईआईज लगभग 22%, अभी 21, 21.5 उतने ही बने हुए हैं। यानी कि ओवरऑल कंपनी से निकलना नहीं चाह रहे हैं वो। टेक्निकल चार्ट पे बात करें तो ये आपके स्क्रीन पर मंथली टेक्निकल चार्ट है। और दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, और वो है आपका ब्रेकआउट। कौन सा ब्रेकआउट? ब्रेकआउट जो यहां से शुरू होता है, ये देखिए यहां तक, ये जो है ना, ये ब्रेकआउट इस जगह पे, यानी करीब करीब 280 पे, 280 पर एक ब्रेकआउट मिला है, और कंपनी ने ये चैनल तोड़ा है। ये चैनल तोड़ने के बाद में, यानी कि मैं आपको एक बार जरा यहां दिखा देता हूं, तो ये जो प्राइसिंग चैनल है ना दोस्तों, ये देखिए आप, लगातार कंपनी की प्राइस जो है वो इस चैनल को टेस्ट कर रही थी। ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, तो ये देखिए आप करीब करीब 150 टू 250, 280, 150 टू करीब करीब 225, फिर 150 टू करीब करीब 280। लेकिन रिसेंटली इसने इसको ब्रेक भी किया है, और ये इससे ऊपर जाकर के क्लोज हुआ है कंटिन्यूसली, 4 कैंडल्स इसके ऊपर नजर आ रही है। तो इसका मतलब दोस्तों ये एक अप ट्रेंड की शुरुआत बीपीसीएल में आप मान सकते हो। आरएसआई लेवल और मूविंग एवरेजेस का जो डायरेक्शन है वो भी इसी ओर इंडिकेट कर रहा है। अगर आप ये शॉर्ट टर्म में देखें तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखें तो करीब करीब इसमें 450 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं मिड टर्म में, और लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो फिर ये स्टॉक कहां जाएगा इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। ओवरऑल एक अच्छी मजबूत कंपनी, एक अच्छे कंप्लीट, मैं कहूंगा कि सही प्राइस पर अगर आप ढूंढ रहे हैं तो 500 रुपए से कम के हिसाब से ये दोनों स्टॉक्स आपकी नजर में रखने चाहिए आपको। तो दोस्तों यहां एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि एक वीडियो एक सिर्फ इंफॉर्मेटिव वीडियो है और एजुकेशनल वीडियो है। हम चाहते हैं आप अच्छी चीजों को, अच्छे स्टॉक्स के बारे में समझें, खुद अपना एनालिसिस करें और उसके बाद में अपना डिसीजन लें। कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में मुझे बताइए। किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं ये तो खैर पूछना ही मुश्किल है, क्योंकि वहां तो सैकड़ों हजारों स्टॉक्स का नाम अगर आप सजेस्ट करेंगे तो, लेकिन हाँ जिसके भी नाम सबसे ज्यादा आएगा उस स्टॉक पर मैं वीडियो जरूर बताऊंगा। और साथ में दोस्तों वीडियो को शेयर करिए अपने सारे दोस्तों के साथ में, क्योंकि इफ यू केयर देन यू शेयर, सिंपल। ठीक है, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं दोस्तों। इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।